जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, ये मैट्रिक्स की क्लास है और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे नलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। किसी मैट्रिक्स की नलिटी क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे, निकाली कैसे जाती है इसके बारे में बात करेंगे, मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात करेंगे। पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको रैंक के बारे में बताया था कि किसी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, उसको कैसे निकालते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, आप वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। किनारे में आपको आई बटन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चर, केवीएस, एनबीएस किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे नलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। नलिटी की बात करें तो नलिटी जो होती है वो बिल्कुल रैंक की अपोजिट होती है। अगर आपको किसी मैट्रिक्स की रैंक पता है तो आप नलिटी के बारे में बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स की नलिटी क्या होगी। अगर मैं बिल्कुल आसान शब्दों में इसकी परिभाषा दूं तो मैं बोलूँगा द नंबर ऑफ जीरो रोज इन एनी मैट्रिक्स A is called nullity of मैट्रिक्स A। क्या कहा मैंने? कहा कि द नंबर ऑफ जीरो रोज इन एनी मैट्रिक्स ए। अगर कोई मैट्रिक्स ए दी गई है तो उसमें आपको देखना है कि कितनी ऐसी रोज हैं जो क्या हैं, पूरी तरह से जीरो हैं, वही उसकी क्या हो जाएगी, नलिटी हो जाएगी। आगे अगर मैं बोलूँ तो मैं कहूँगा इट इज़ डिनोटेड बाई एन ए। हम मैट्रिक्स की नलिटी को एन ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब मैंने तो डिफिनेशन दे दिया कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जीरो रोज कितनी है, कितनी ऐसी पंक्तियां हैं जो पूरी तरह से जीरो हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, नलिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिखा ऐसे, ठीक है। मान लो कि मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 और अब मैंने यहाँ पर 0 0 0 कर दिया, ठीक। अब देखने में तो ये मैट्रिक्स कैसी लग रही है, 3 क्रॉस 3 की लग रही है, 3 क्रॉस 3 की लग रही है। मतलब इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 3 है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है तो आप बताओगे कि भाई इस मैट्रिक्स का रैंक कुछ भी हो जाए लेकिन 3 तो नहीं होगा, कुछ भी हो जाए लेकिन 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर R3 यानी तीसरी रो जो है वो पूरी तरह से ज़ीरो है। और मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर आपको उसकी रैंक पता करनी है तो आप ये पता करो कि कितने नॉन जीरो रोज हैं। तो इसमें दो ऐसी पंक्तियां हैं जो पूरी तरह से ज़ीरो नहीं है, इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं होगी, 2 हो जाएगी। रैंक कितनी होगी? 2 हो जाएगी। और आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो, ठीक है। 3 तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो 0 आ जाएगा, और किसी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो जिस आर्डर की मैट्रिक्स रहती है उसका रैंक उतना तो नहीं होगा। अगर इसका हम डिटरमिनेंट निकालें तो 0 आ जाएगा, और ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है, मतलब इसका आर्डर 3 है, तो रैंक 3 नहीं हो सकता। अब 2 के लिए आप करते क्या हो, अगर 3 नहीं रहे तो आप क्या करोगे, आप 2 निकालोगे। तो इसमें से एक सब मैट्रिक्स ले लेते हो, 1 2 4 5, मैंने एक सब मैट्रिक्स ले लिया, इसको मान लो मैंने बी मान लिया, ठीक। अब इसका मैं डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लूँगा, तो ये हो जाएगा 1 2 4 5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -3, और -3 0 नहीं है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक हमने जो 2 निकाला है वो सही निकाला है, ठीक है। तो ये तो मैंने निकाल दिया, आपको बता दिया डिटरमिनेंट मेथड से। और वैसे भी अगर आप एक्लन फॉर्म यानी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाते हैं तो आप यही काम करते हो, आप देखते हो कि मैट्रिक्स के अंदर कितनी नॉन जीरो रोज हैं, तो इसमें नॉन जीरो रोज 2 हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। अब बात करते हैं नलिटी की। नलिटी की डिफिनेशन कहती है कि द नंबर ऑफ जीरो रोज इन एनी मैट्रिक्स,
मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया गया तो उसमें आपको ये पता करना है कि कितनी रोज़ ऐसी हैं जो जीरो हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये जो तीसरी वाली पंक्ति है, तीसरी रो जो है वो पूरी तरह से ज़ीरो है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो रोज़ कितने हैं? 1 है। मतलब इस मैट्रिक्स की जो नलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अच्छा, मैंने आपको बताया भी, मैंने कहा कि नलिटी जो होती है वो रैंक की बिल्कुल अपोजिट होती है। अब अपोजिट का मतलब क्या हुआ? अपोजिट का मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स की रैंक पता है तो नलिटी आप आराम से बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? उसको समझने से पहले एक बात आप ये समझो कि रैंक हमें पता चल गई कितनी है? 2 है। नलिटी पता चल गई कितनी है? 1 है। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, अगर हम मैट्रिक्स के रैंक को और नलिटी को जोड़ दें, यानी कितना है? 2 + 1 कितना आ गया? 3 आ गया। अब ध्यान से देखो, इस मैट्रिक्स का आर्डर कितना था? 3 था। मतलब ये 3 × 3 का मैट्रिक्स था। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स के रैंक और नलिटी को जोड़ोगे ना, तो वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि उस मैट्रिक्स की आर्डर कैसी है, कितनी आर्डर की है वो। ठीक, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें आर्डर पता चल जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के रैंक और नलिटी को जोड़ने के बाद हमें उस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, कितनी पंक्तियां हैं वो पता चल जाती हैं। 1 2 3, कितनी पंक्तियां हैं? 3। और मैंने n = 3 लिखा भी है। जब आप किसी मैट्रिक्स का आर्डर लिखते हो तो क्या लिखते हो? m × n लिखते हो ना। m मतलब नंबर ऑफ रोज, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर तो आपने पहले बता दिया कि ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, मतलब इसके अंदर 3 कॉलम होंगे, 3 कॉलम्स होंगे। और आपने यहाँ भी रैंक और नलिटी को जोड़ा तो क्या मिला? 3 मिला है। मतलब आप रैंक और नलिटी को जोड़ के ये बता सकते हो कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितनी कॉलम्स हैं या उस मैट्रिक्स का आर्डर कैसा है। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक आपको पता है तो आप नलिटी बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? भाई सिंपल सी बात है, अगर ये मैट्रिक्स 3 × 3 का है, मतलब इसका आर्डर 3 है और रैंक अगर इसका 2 है, तो आर्डर में से रैंक को माइनस कर दो। आर्डर अगर 3 का है, रैंक 2 आया है, तो 3 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब अगर आपको आर्डर पता है, मैट्रिक्स का रैंक पता है, तो आप नलिटी निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गई बात। अब इसी को हमने एक नया नाम दिया। मतलब नया नाम क्या दिया? इसी को हम बोलते हैं रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक और नलिटी को जोड़ने के बाद हमें क्या पता चलता है? नंबर ऑफ कॉलम्स पता चलते हैं, मैट्रिक्स का आर्डर पता चलता है। तो इसी को हमने नाम दिया क्या? रैंक नलिटी थ्योरम। तो अगर रैंक जोड़ते हो और रैंक और नलिटी को अगर आप जोड़ लेते हो तो आपको यहाँ से मिल जाता है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। रैंक और नलिटी को जोड़ने के बाद आपको क्या पता चलता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता चलता है, या इसी को हम कहते हैं लाइक नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा, ये जो मैंने आप यहाँ पर लिखा, यही क्या होता है? रैंक नलिटी थ्योरम होता है। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान दोगे, इस बात को आप ध्यान में रखोगे कि अगर किसी मैट्रिक्स के रैंक और नलिटी को हम जोड़ दें तो उस मैट्रिक्स का हम आर्डर बता सकते हैं। या फिर अगर हमें मैट्रिक्स का आर्डर पता हो, रैंक पता हो, तो आर्डर में से रैंक को माइनस करोगे तो आपको नलिटी पता चल जाएगी कि उस मैट्रिक्स की नलिटी कितनी है। ठीक है, चाहे आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलें, चाहे हम नंबर ऑफ कॉलम्स बोलें, दोनों बातें एक जैसी होती हैं। यही आपका रैंक नलिटी थ्योरम होता है। तो ये तो हो गई बात नलिटी की। कोई मैट्रिक्स अगर दिया है उसमें आप पता कर लो कि कितने जीरो रोज़ हैं, वही उसकी नलिटी हो जाएगी। कितने नॉन जीरो रोज़ हैं, वही उसकी रैंक हो जाएगी। ठीक है, और रैंक और नलिटी को जोड़ोगे तो उसका आर्डर मिल जाएगा, या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं उस मैट्रिक्स के अंदर वो आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो ये तो रही बात डेफिनेशन की। आइए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को करने के बाद आप आराम से किसी भी मैट्रिक्स का नलिटी निकालना सीख जाओगे। रैंक निकालना तो आपको पहले से ही आता है, और साथ ही साथ हम लोग नॉर्मल फॉर्म के बारे में भी बात करेंगे, किसी मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया है और आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है ये 4 × 4 का है। मतलब ये 4 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर आपको इस मैट्रिक्स की नलिटी बतानी है तो आपको रैंक निकालना आना चाहिए। तो पहले हम लोग इस मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे, और हमें रैंक पता चल गया तो हम नलिटी आराम से बता सकते हैं। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए आप 2 तरीके यूज कर सकते हो। एक है आपका माइनर मेथड, जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं, और दूसरा है आपका एक्लन फॉर्म मेथड, यानी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोलते हैं उसको। ठीक, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मैट्रिक्स 3 × 3 की है, 2 × 2 की है, तो आप आराम से माइनर मेथड से रैंक निकाल सकते हो। लेकिन अगर आर्डर बढ़ जाए, 4 × 4 की मैट्रिक्स हो जाए या उससे ज़्यादा की हो जाए,
तो आप वहाँ पर डिटरमिनेंट मेथड लगाओगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग निकालते हैं एक्लन फॉर्म से। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालना है तो आप एक्लन फॉर्म का यूज करोगे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करोगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि अगर आपकी मैट्रिक्स 3x3 की है, यानी उसका ऑर्डर अगर 3 है, तो आप 2 बार उसमें ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाओगे। कैसे लगाओगे ये भी बताया था। अगर मैट्रिक्स 4x4 की है तो आप उसमें 3 बार ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाओगे। कैसे लगाओगे ये बताया था। अगर मैट्रिक्स 2x2 की है तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप माइनर मेथड का यूज कर सकते हो। तो अगर 4x4 की मैट्रिक्स है तो 3 बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, 3x3 की मैट्रिक्स है तो 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगाना है। ये 4x4 की मैट्रिक्स है तो हम इसमें 3 बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। अब स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। इस वाले एलिमेंट के पहले स्टेप में आपको क्या करना है, इस वाले एलिमेंट की हेल्प से इसको आपको ज़ीरो बनाना होता है। तो ये तो पहले से ही ज़ीरो है, ठीक। तो हम इसको और इसको ज़ीरो बनाएंगे, ठीक। अब देखो ये आपका R2 है, तो R2 को आप पहले चेंज करोगे, ठीक है। R2 को आप चेंज करोगे, ये -2 है, ये 1 है। अगर इसको 0 बनाना तो ये 2 होना चाहिए। अगर ये 2 होता तो दोनों को जोड़ देते, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब करेंगे क्या, R2 में R1 को जोड़ देंगे। तो हम R2 में क्या करेंगे, टू आर वन को जोड़ देंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 2R1 को हम जोड़ देंगे। ये हो गया पहला स्टेप हो गया। अब इसी में आपको इसको भी 0 बनाना है, तो ये आपका 1 है, ये भी 1 है। तो आप सिंपली क्या कहोगे, आप कहोगे R3 को मैं चेंज कर रहा हूँ कैसे, R3 माइनस R1 से। अब जो भी आपने किया है वो कर लो। -2 में 2 को ऐड करोगे। अच्छा, R1 तो आपका वैसे ही रहेगा, ये तो चेंज होना नहीं है, तो इसको ऐसे रहने दो। -2 में 2 को जोड़ोगे 0 आ जाएगा। -1 में 4 को जोड़ोगे तो 3 आएगा, और -3 में 6 को जोड़ोगे तो भी 3 आएगा। -1 में आप -2 को जोड़ोगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो काम हो गया ख़त्म, इसका काम ख़त्म। अब R3 में से R1 को घटाओगे तो 1 में से 1 को घटा लिया तो 0 हो गया। 0 में से 2 को घटाओगे -2 आएगा। 1 में से 3 को घटाओगे तो -2 आएगा, और 1 में से आप जब -1 को घटाओगे तो ये 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। बाकी ये तो पहले से 0 है तो इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इस वाले एलिमेंट की हेल्प से इसको और इसको 0 बनाते हैं। इस वाले एलिमेंट की हेल्प से इसको और इसको 0 बनाना है, ठीक। तो पहले इसी को 0 बना लो। तो ये आपका R3 है, R3 को आप 0 बनाने चल रहे हो। तो देखो ये -2 है, 3 है। आप एक काम करो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -6, ये भी हो गया -6, ये हो गया 6। और इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6, ये भी हो गया 6, ये हो गया आपका -6, ठीक। अब ये -6 है, ये +6 है, तो ये काम करो, आप R3 में R2 को जोड़ दो। R3 में क्या करोगे, R2 को जोड़ दोगे, ठीक। तो ये जो आपने किया है ना, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। तो R1 तो आपका वैसे ही रहेगा, ये तो चेंज होना नहीं है, ठीक। ये तो बिल्कुल वैसे रहेगा। R2 भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब R3 में ये तो 0 ही है। -6 में आप 6 को जोड़ोगे तो 0 आएगा। -6 में 6 को जोड़ोगे, ये भी 0 हो गया, और 6 में -6 को जोड़ोगे, ये भी 0 हो गया, ठीक। तो ये तो पूरा काम खत्म हो गया। R3 को हमने निपटा दिया, ठीक है ना, हो गया। अब बचा है ये, हम इसकी हेल्प से इसको और इसको 0 बना रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करो, ये जो आपका है ना, ये आपका R4 है, ये क्या है, R4 है, ठीक। R4 को आप चेंज करो। R4 को कैसे चेंज करोगे, देखो ये 1 है, ये 3 है, इसको हम 0 बनाने जा रहे हैं। तो आप एक काम करो, या तो आप इसमें क्या करो, या तो आप इसमें एक 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 3 से भाग कर दोगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक। तो एक काम करते हैं, R4 में से मैं माइनस करूँगा कितना, 1/3 R2 को, ठीक है। इसको चेंज कर रहे हैं इसकी हेल्प से। तो जब इसमें आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो गया 1, ये हो गया -1, ठीक है। अब देखो 1, ये तो पहले 0 हुई होगा, 1 -1 कितना हो गया, 0। 1 -1 कितना हुआ, 0। और -1 में से -1 को घटाओगे, ये भी आ गया 0, ठीक। तो ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं, ये आ गया, ठीक। अब
पहले ट्रांसफॉर्मेशन में हम इसकी हेल्प से इसको इसको और इसको जीरो बनाते हैं, दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन में इसकी हेल्प से इसको और इसको जीरो बनाते हैं, तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसकी हेल्प से इसको जीरो बनाते हैं, मतलब इस वाले एलिमेंट की हेल्प से इसको जीरो बनाना था, लेकिन ये तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है, ये तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है, मतलब हम अगर यहाँ पर जीरो ना होता तो इस वाले एलिमेंट की हेल्प से हम इसको जीरो बनाते हैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है, तो तीसरी बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यहीं से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगर ये जीरो ना आया होता तो हम इस वाले एलिमेंट की हेल्प से इसको जीरो बनाते हैं, ठीक। तो 4x4 का मैट्रिक्स था, तो आपको 3 बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। मैं बार बार कहूँगा कि अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, ठीक। ये हो गया। अब इस मैट्रिक्स को देख के आप आराम से इसकी रैंक बता सकते हो। तो इस मैट्रिक्स को अगर ध्यान से देखें तो इसमें 1 और 2 यानी R1 और R2 ये दो रोज़ ऐसी हैं जो नॉन जीरो हैं, यानी इनके एलिमेंट पूरी तरह से जीरो नहीं हुए हैं। बाकी R3 और R4 की बात करें तो पूरी तरह से ये जीरो हो चुके हैं। तो अगर हम इस मैट्रिक्स के रैंक की बात करें तो रैंक कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर 2 नॉन जीरो रोज़ हैं, ठीक। अब आपको रैंक पता चल गया है तो नलिटी भी निकाल लो। नलिटी कितनी हो जाएगी भाई, नलिटी की बात करें तो इस मैट्रिक्स की नलिटी क्या होगी, आपको ये देखना है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी जीरो वाली रोज़ हैं। तो 1 और 2 यानी ये जो आपका R3 है और जो आपका R4 है ये क्या है, ये जीरो रोज़ हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स की जो नलिटी आएगी वो 2 आएगी, ठीक। तो रैंक कितनी आई, 2 आई, नलिटी कितनी आई, 2 आई। इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी कॉलम्स हैं, 4 हैं। तो आप इन दोनों को जोड़ के बता सकते हो कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं और ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात रैंक और नलिटी की। आई होप आप समझ गए होंगे। पिछला वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने नलिटी को अलग कर दिया था, बाकी आप उसी लेक्चर में ये समझ सकते थे कि अगर आपको रैंक पता चल गया किसी मैट्रिक्स का तो आप नलिटी भी बता सकते हो, ठीक है। चलो भाई, ये तो हो गई बात रैंक और नलिटी की। अब हमें निकालना है नॉर्मल फॉर्म। क्या निकालना है, नॉर्मल फॉर्म, मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, इसी को कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं, ठीक। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। ये होता क्या है, अब जैसे मैट्रिक्स आपका ए है, ठीक है। इसी मैट्रिक्स ए को हम कुछ इस फॉर्मेट में लाएंगे, कुछ इस फॉर्मेट में लाएंगे, या इसे ऐसा भी लिख दिया जाता है, ठीक। तो दोनों तरीके से आप जान के चलिएगा, ठीक। ये नॉर्मल फॉर्म होता है। इस मैट्रिक्स को हम इसी रूप में लाएंगे और कह देंगे कि ये क्या है, इसका नॉर्मल फॉर्म है। अब आई क्या है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आर क्या है, ऑर्डर है उसका। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की भी हो सकती है, 3x3 की भी हो सकती है, 4x4 की भी हो सकती है। मैट्रिक्स आपका कैसा है, 4x4 का है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तो 2x2 का आएगा या तो 3x3 का आएगा और या तो 4x4 का आएगा, ठीक। भाई ऐसे ही तो हो सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं। मतलब यह है कि इस मैट्रिक्स के अंदर या तो ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा या 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा या 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मेन टारगेट है वो यही है कि इस मैट्रिक्स के अंदर हम चाहे 2x2 चाहे 3x3 चाहे 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दें, ठीक है। दो तरीके होते हैं। अगर आप किसी मैट्रिक्स का रैंक पहले निकाल लेते हो, रैंक निकाल लोगे तो रैंक देखकर हम बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, रैंक देखकर बता सकते हैं। अगर आप पहले नॉर्मल फॉर्म निकालते हो तो नॉर्मल फॉर्म जब बन जाएगा तो वहाँ से आप बता सकते हो कि इस मैट्रिक्स की रैंक क्या आएगी, ठीक है। देखो रैंक कितनी आई है, 2 आई है। तो इस मैट्रिक्स का जो नॉर्मल फॉर्म होगा मैं बिल्कुल आराम से लिख सकता हूँ, वो इस तरह से आएगा। इस मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म आएगा ये, इसी को हम ऐसा भी लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता था रैंक 2 आया है तो इसका नॉर्मल फॉर्म जो होगा वो I2 यानी 2x2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेकर हम बनाएंगे, ठीक है। अब कैसे आएगा, किस तरह बनाएंगे, आइए उसको देखते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप मैट्रिक्स का रैंक निकाल लिए हो तो वापस आपको यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से नॉर्मल फॉर्म निकाल सकते हो, ठीक। यहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम अपना क्या करेंगे,
मेथड अप्लाई करना शुरू करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे इसमें और नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे। किसी भी मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से उसकी रैंक पर फ़र्क नहीं पड़ता है, तो चाहे हम C1 C2 को लेकर काम करें, चाहे R1 R2 को लेकर काम करें, डजंट मैटर। ठीक, तो आओ करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म यानी कैनोनिकल फॉर्म बताना है। ठीक, तो चाहे हम पहले रैंक निकाल लें फिर नॉर्मल फॉर्म बताएं, या पहले नॉर्मल फॉर्म निकाल लें फिर रैंक बताएं, आप दोनों तरफ से काम कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक तो इस मैट्रिक्स को मैंने यहाँ तक तो सॉल्व भी किया है, हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ तक आया था। तो हम इसी मैट्रिक्स को उठाएंगे और क्या करेंगे, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए आप पूरी तरह से आज़ाद हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। चाहे आप कॉलम्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, चाहे रोज़ में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, हालांकि अभी तक हमने जो भी काम किया है रोज़ में किया है। आप यहाँ से देख सकते हो, अगर मैं कॉलम में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊंगा तो मेरे लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, तो देखो कैसे। एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको जीरो बनाता हूँ। इसको कैसे बनाऊंगा जीरो, ध्यान से देखो। C4 को आप जीरो बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, आप कह दो C4 में मैं क्या करूँगा, C3 को जोड़ देता हूँ। जैसे आप C4 में C3 को जोड़ोगे, मैं एक एक स्टेप में बता रहा हूँ आपको। जैसे आप C4 में C3 को जोड़ोगे तो 3 में -1 जुड़ेगा तो 2 आ जाएगा, और 3 में 3 जुड़ेगा -3 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। अभी देखो एक काम करो, अभी भी आप C4 को चेंज कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखो C4 माइनस 2C1, C4 में से मैं क्या करूँगा, C1 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा। बिल्कुल एक एक स्टेप में मैं आपको बता रहा हूँ। देखो C3 के साथ तो कुछ भी नहीं किया है। अभी देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो C4 में से जब आपने C1 को घटाया 2C1 को, तो ये 0 हो जाएगा, 2 - 2 0, और बाकी तो ये सब 0 हैं। ठीक, तो C4 को तो हमने निपटा दिया। ठीक, अच्छा, क्या हम इसको जीरो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। C3 में से C2 को अगर हम माइनस कर दें तो ये जीरो बन जाएगा। तो अब यहीं पर आप कर सकते थे, C3 को आप चेंज कर दो, कैसे, C3 माइनस C2। तो जब आप 3 में से 2 को घटाओगे, 3 में से 2 को घटाओगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 3 में से 3 को घटाओगे तो ये बन जाएगा 0। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अभी देखो, अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये आपका C3 है और ये C1 है। अगर C3 में से C1 को घटा दें तो C3 को चेंज कर दें, C3 माइनस C1 कर दें तो ये 1 0 0 0 2 3 0 0, और 1 - 1 करोगे 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और बाकी ये तो 0 है ही। ठीक है, ये काम हो गया। अब अभी कुछ नहीं करना है, आप एक काम करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप कह दो कि मैं C2 को चेंज कर रहा हूँ, कैसे, C2 माइनस 2C1। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके आप घटा दो तो क्या आएगा, देखो ध्यान से। 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 - 2 या क्या हो जाएगा, ये तो हो गया भैया 0, और ये तो 3 ही बचेगा, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो C2 को आप ऐसे लिख सकते हो, C2 को मैं क्या करूँगा, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, और जैसे 1/3 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ A इक्वल टू 1 0 0 0 0। 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 1 बन जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो जो आपकी ये मैट्रिक्स दी गई थी, ये जो मैट्रिक्स आपकी दी गई थी, इसका नॉर्मल फॉर्म ये होगा। ठीक, और आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आई थी, 2 आई थी। तो इसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना है वो कैसा बना है, 2 क्रॉस 2 का बना है। अगर रैंक 3 आती तो 3 क्रॉस 3 का बनता, अगर रैंक 4 आता तो 4 क्रॉस 4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता। ठीक है, ये बात आपको समझ लेनी है। इसी को हम ऐसा भी लिख देंगे, इसी को हम लिख देंगे ऐसा, I2 0 0 0। ठीक, इस फॉर्म में लिख देंगे। ये आर क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इस मैट्रिक्स का रैंक कैसा है।
अगर रैंक टू आया है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की बनेगी, मतलब आर की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर रैंक 3 आया होता तो यहाँ पर I3 होता और तब यहाँ पर अंदर 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता, और अगर 4 आता तो यहाँ अंदर 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता। ठीक, तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म निकाल सकते हो। ठीक, तो अगर आपको रैंक पता है तो उसको देख कर आप उसकी क्या कर सकते हो, नॉर्मल फॉर्म बता सकते हो। रैंक 2 आया था, रैंक क्या आया था, 2 आया था, तो हम कह देते हैं कि इसका जो नॉर्मल फॉर्म आएगा वो I200 होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर रैंक 2 है तो अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का बनेगा। ठीक है, तो ये हो गई नॉर्मल फॉर्म। आई होप आप समझ गए होंगे। चाहे आप पहले रैंक निकाल के फिर नॉर्मल फॉर्म निकालो, और चाहे आप नॉर्मल फॉर्म बना लो उसके बाद रैंक बताओ। अगर आपने पहले नॉर्मल फॉर्म बना लिया और बनाने के बाद आपको पता चला कि अंदर क्या आ रहा है, 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो वहीं से देख के आप बता सकते हो कि इस मैट्रिक्स की रैंक क्या आएगी, 2 आएगी। अगर 2x2 का बना है तो रैंक 2 आएगी, 3x3 का बनता तो रैंक 3 आती, 4x4 का बनता तो रैंक 4 आता। ठीक है, तो चाहे आप पहले नॉर्मल फॉर्म बना लो फिर रैंक बताओ, और चाहे आप पहले रैंक निकाल लो फिर नॉर्मल फॉर्म बनाओ। ठीक, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। मैंने कॉलम में लगाया है, आप रो में भी लगा सकते थे, आप कॉलम और रो में साथ साथ लगा सकते थे। किसी में कॉलम में चेंज करो, किसी में रो में चेंज करो, आप पूरी तरह आज़ाद हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात नलिटी और नॉर्मल फॉर्म के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी मैट्रिक्स का अगर रैंक पता है तो नॉर्मल फॉर्म बता सकते हो, और अगर आप नॉर्मल फॉर्म बना पा रहे हो तो उसको देख कर आप रैंक बता ले जाओगे। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और लोग का फ़ायदा हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।